हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, लाइट की। जी हाँ, इस साल सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे फिजिक्स में जो हमें डिस्कस करनी है, हमें आपको दोनों का ही अल्टीमेटली, वो चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि अल्टीमेटली लाइट है क्या, क्यों है, कैसे ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करने वाली है ना, क्या फॉर्म है, कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर लाइट के अंदर। ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही शानदार सा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको इस बार क्लास 10th में सिर्फ दो ही यूनिट्स है ना, एक नेचुरल फिनोमिना और दूसरी है हमारी वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हम लोग जब बात करेंगे नेचुरल फिनोमिना की, तो वहां पर हम बात कर रहे होंगे लाइट की। और लाइट की जब जब बात होगी तो बारी आएगी कि भाई लाइट के सारे बेसिक्स हमको समझ में आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आने चाहिए। मतलब ऐसा है कि इसके पूरे फाउंडेशन हमें समझ में अगर आएगी तो ही हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं एक्सक्लूसिव पोर्शन लेकर के आऊं आपके लिए लाइट की। मतलब ये होने वाला है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इस टर्म लाइट की। चलिए, तो अगर सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है और शानदार तरीके से ये आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहां से जाकर के आप 7 डेज फ्री ट्रायल एंड उसके साथ साथ में आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर चल रहा अनलॉक 20। जी हाँ, अनलॉक 20 चालू है, जहां पर आपको 20% का ऑफ मिल जाता है हमारे सारे ही सब्सक्रिप्शंस पे, चाहे वो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते। दोनों ही सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है क्या भाई, 20% का ऑफ एंड 3 मंथ्स का एक्सटेंशन। जी हाँ, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। ये भी बहुत ही शानदार से चीज है भाई। अगर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन अवेलेबल है तो आपने 12 मंथ लिया और 3 मंथ और एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी आपके पास में टोटल 5 मंथ्स के लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए, क्लियर है, फाइन, ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़े, है ना। उसके पहले हम आगे की तरफ बढ़े उसके पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि अगर आप यहां पर कोड यूज करते हैं SK05 का, है ना, अगर आप कोड यूज करते हो बेटा SK05 का, तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल जाएगा। आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, देखो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स में, 24 मंथ्स में एंड 36 मंथ्स। ठीक है, 12, 24 एंड 36, मतलब सीधे अभी क्लास 10th में खरीदो, 12 तक के लिए फुर्सत, है ना। क्लास 10th में ले लो, 12 तक के लिए फुर्सत, कहीं कोई लफड़ा ही नहीं, कहीं कुछ सोचना ही नहीं, विचारना ही नहीं, है ना, घबराना भी नहीं और परेशान भी नहीं होना, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है अभी 7600 का ऑफ एंड 5% का और ऑफ अभी इसके ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली आइकॉनिक अगर मेंबरशिप लेते हैं तो यहां पर भी देखिए आपको 10,800 का ऑफ अभी आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई बिना टाइम पास किए फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को। ऑलराइट, चलिए, तो आए हम हमारे टॉपिक की तरफ, हम जरा डिस्कस करना शुरू करें हमारे टॉपिक को। ठीक है, तो हमारा यह पूरा सेगमेंट मैंने जैसा कि आपको कहा है कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन है लाइट के लिए। तो देखिए लाइट होता क्या, मैं यहां पे लिख लेता हूं भाई। तो लाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो आपके पास में है ना, लाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में है। जैसे क्या इंफॉर्मेशन है भाई, तो लाइट के बारे में आपको पता है कि ये इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लो, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अल्टीमेटली क्या है भाई, एनर्जी का एक फॉर्म है विच enables अस, ऐसा लिख सकता हूं, विच enables अस टू सी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी चीज। पॉइंट इतनी समझ में आ रही है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, मैं किसी भी चीज को देख सकता हूं। अब बारी आती है कि अगर मैं किसी भी चीज को देख सकता हूं, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो बनी कैसे है, कैसे बनी होगी। तो मैं अब जरा इसके लिए शुरू करता हूं, जरा देखना। तो लाइट के बारे में एक स्टोरी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके चलूंगा, लेकिन हाँ एक स्टोरी है। दो तरीके के बिहेवियर के बारे में जाना जाने लगा। एक बिहेवियर को कहा हम लोगों ने पार्टिकल
नेचर, और एक तरफ हमने समझा क्या बेटा, वेव नेचर। इसके पूरे टेक्निकल टर्म क्लास 12th में आएंगे, लेकिन यहां पर एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसको कहते हैं बेटा क्लास 9th और क्लास 10th को मैं बार बार दोहराता हूं, ये फाउंडेशन क्लास है, ये हायर स्टडीज के लिए बेस बना रहे हैं हम यहां पर। तो हम इस तरीके से बेस बना के चलेंगे कि जब अगली फ्लोर बनेगी ना तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जरा सुनना, मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके का मत था, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे चीजों को कैसे। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि भाई सुनो ना, लाइट जो है ना वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है ना। आप बोलोगे इसकी क्या प्रूफ है कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, कैसे, अपनी मर्जी से क्या? अरे ना बाबा, अपनी मर्जी से क्यों? ये इधर देखो, इधर देखो, इधर सन, यहां पे हमारी अर्थ, यहां पे सन बेटा, यहां पर हमारी अर्थ, और ये अर्थ के सराउंडिंग्स में यहां पे हमारा क्या हो गया, ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो एटीएम ही लिख लेता हूं, छोड़ो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर जहां तक होगा, अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर किसके लिए कह रहे बेटा, गैस के लिए। गैस अवेलेबल है मतलब मीडियम अवेलेबल है, गैस अवेलेबल होने का अल्टीमेट मतलब क्या है, मीडियम अवेलेबल। जैसे कि साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए आपको पता है, 9th क्लास से ही आप पढ़ के आ रहे हो, मीडियम चाहिए होता। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, आपके स्पीकर से आपके कानों तक में जो वॉइस जा रही है उसके बीच में क्या है बेटा, एयर। आप एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हो और वही वाइब्रेशन अल्टीमेटली साउंड एनर्जी है, जो कि एक जगह से कैरी होकर के दूसरी जगह तक चली जाती है। इसको कैरी करते समय आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलराइट, इसको कैरी करते समय मीडियम को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जरा सुन, ये बीच में क्या है बेटा, वैक्यूम। क्या है ये बीच में, वैक्यूम। भाई कुछ भी नहीं है ना, सन से अर्थ के बीच में तो कुछ भी नहीं है। अब सन से अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी यहां से सनलाइट ऐसे ट्रेवल करते हुए हमारे अर्थ तक आ रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो है ना, इस लाइट के पास में क्या होगा बेटा, तो ये लाइट जो होगी ये पार्टिकल नेचर की होगी। ठीक है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल नेचर की होगी। दूसरी तरफ लोग आए और लोगों का कहना हुआ कि भैया सुनो ना, आपने ये कह दिया, ठीक है चलो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ। वैसे मीडियम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ग्लास। मैं किसका एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, ग्लास। ग्लास कैसा होता है बेटा जी, सॉलिड। तो एक बात बताओ ना बेटा, ग्लास एक तरीके का सॉलिड है, उस सॉलिड में से एयर पास हो सकता है क्या? कांच के आर पर एयर जा सकती? तो आप बोलोगे नहीं। मैं कहता हूं वाटर पास हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो मैं कहता हूं कि जब आप लिक्विड नहीं पास करा सकते, कोई सॉलिड नहीं पास करा सकते, ना तो आप लिक्विड पास करा पा रहे हो, ना आप सॉलिड पास करा, सॉरी, ना आप लिक्विड पास करा पा रहे हो, ना गैस पास करा पा रहे हो, है ना। एयर मतलब गैस, लिक्विड मतलब पानी की बात करो, पानी भी कांच के आर पार नहीं जाएगी। तो हाउ कैन यू से लाइक लाइट को क्रॉस करा दो? लाइट कैसे इसमें से ट्रैवल करेगी भाई, जब आपने यहां पर बोल दिया है कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक तरीके का सॉलिड है। अब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर से कैसे ट्रैवल करेगा, यह बात अब हजम नहीं हो पा रही। मुसीबत समझ में आ रही बेटा? तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये बात हजम नहीं हो रही है तुम्हें, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बताओ फिर क्या है ये। तो इन्होंने कहा सुनो ना, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, इसका मतलब ये वेव नेचर की। कैसी है बेटा, वेव नेचर। अच्छा इतनी मेहनत कर क्यों रहे, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली जो डेफिनेशन अपने को दिख रही है ना, ये बड़ी सस्ती वाली डेफिनेशन दिख रही है यार, ये सस्ती वाली नीचे अपने को, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ानी है अपने को, तो हमने क्वालिटी बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या ये बात से अग्री करते हो आप कि भैया लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पा रही है, और ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, जैसे उसके अंदर से बेसिकली वो सॉलिड होते हुए भी उसके अंदर से दूसरा सॉलिड पास हो रहा है। तो बोले ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा ये वेव नेचर की है, इसलिए ये सॉलिड के अंदर से जा। बहुत सारी दिक्कतें हो गई, है ना। क्या हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई भैया, कि ये क्या चल रहा है भाई, ये कह रहा वेव, ये कह रहा है कि ये सॉलिड है, कह रहा वेव है, क्या हो क्या रहा है, क्यों है, कैसा है, क्यों ऐसा कह रहे कि वो वैक्यूम में है तो पार्टिकल हो गई। तो एक बात सुनो, थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ाता हूं आपको, थोड़ी सी मैं और आगे बढ़ाता हूं भैया। आई नो मैं बहुत सारा आपको है ना खोलते चले जा रहा हूं, ठीक है, समेटेंगे, सब कुछ समेटेंगे, लेकिन सबसे पहले है ना वहां तक पहुंचे तो इसके बाद हम चीजों को समेटेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं जरा देखना,
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैं आपको सिखाता हूं, जरा सुनो, और आप अग्री करते हो तो हाँ बोलो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। एक होता है बेटा कंडक्शन, दूसरा कहलाता है हमारा कन्वेक्शन, और तीसरा हमारा कहलाता है रेडिएशन। चैप्टर की शुरुआत में ही धमाका है बाबा, चैप्टर की शुरुआत में ही धमाका है, क्योंकि जब चीजें स्टार्ट होती है तो सब कुछ बाहर से सारी चीजें लिंक करके ले आनी पड़ती है। जब एक बार चीजें आ गई हैं, लिंक हो जाएगी, तब तो स्मूथ चलेगा। समझ में आ रही है बात ना? कोई रेसिपी बनानी होती है तो सारे सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है, वो सारे सामान जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बनाने में समय नहीं लगता। तो अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं बेटा सामान। तो जरा देखना, 3 तरीके की बात मैं करता हूं, जरा सुनो। मैं आपसे पूछता हूं, जरा देखो, ये हमारी लिब है, स्कूल की लाइब्रेरी, और यहां पे कुछ नई बुक्स आई हैं। ठीक है भैया, क्या है, कुछ नई बुक्स आई हैं। ठीक है, अब नई बुक्स आई हैं तो इन बुक्स को लाइब्रेरी तक ले जाना पड़ेगा। अब जो अपने स्कूल में वो भैया या दीदी होते हैं यार, वो अकेले ले जाके थक नहीं जाएंगे, है ना? तो अपन लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं यार, भैया दीदी को है ना, उनको अकेले नहीं ले जाने देते। एक काम करते हैं, अपन पूरी क्लास वाले मिल करके यहां से यहां तक के लिए लाइन लगा लेते हैं। हम पूरी क्लास वाले मिलकर के क्या कर लिए बेटा, गाड़ी से लेकर के यहां तक के लिए क्या कर लिया, लाइन लगा ली। अब क्या हो रहा है, जरा देख रहा। तो अब यहां से एक बंदे ने एक बुक, सबसे पहले एक बंदे ने यहां से बुक लिया, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको, एंड फाइनली वो लाइब्रेरी में पहुंच गया। ध्यान से देख रहा, हम सब लाइन अप है, सबने क्या किया, बुक लिया और जस्ट आगे पास किया, बुक लिया इधर से जस्ट आगे पास किया, बुक लिया इधर से जस्ट आगे पास किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बुक को एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा रहे हैं, जिसमें हम खुद चल करके नहीं जा, सिर्फ बुक चली गई। समझ में आ रही बात? दूसरा तरकीब देखना, दूसरे तरकीब मैंने कहा यार ये ऐसा मजा नहीं आ रहा यार, है ना, कुछ मजा, फन भी तो होना चाहिए। तो जैसे चींटियां चलती है वैसे चलना शुरू किया हम लोगों ने, कन्वेयर बेल्ट जैसा। चींटियों का मतलब समझ दो, देखो अभी इनके लिए भैया ये आई है किताबें यहां पे, और यहां रखी है हमारी लाइब्रेरी। अब तरीका क्या समझ में आ रहा है, ये ऐसा चल रहा है ना, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा चल रहा है। ये गए इधर साइड से, ऐसा बुक उठाया, फिर इधर गए, फिर इधर बुक रखा, फिर इधर से टर्न होकर के आया, फिर बुक रखा। तो मतलब वो क्या हो रहा है, हर कोई बुक लेकर के जा रहा है, लेकिन खुद भी चल करके जा रहा है। और तीसरा तरीका क्या करेंगे भैया, अपन लोग को सूझी मस्ती, अपन लोग को क्या सूझी भैया, मस्ती, कोई नहीं था, है ना। तो अपन ने एक किताब सीधे यहां से उठाई और सीधा फेंक दिया, यहां से एक किताब उठाई और सीधा फेंक दिया, सीधा फेंक दिया बुक ही। आपको तीनों कंडीशन में क्या समझ में आया? पहले कंडीशन में आपको क्या समझ में आया बेटा, कि यहां पर मीडियम होगा, बट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, या पार्टिकल्स जो रहेंगे वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे केस में आपको क्या समझ में, मीडियम तो चाहिए एंड पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। और तीसरे केस में क्या समझ में आया, कि यहां पर मीडियम चाहिए ही नहीं। ठीक है, सीधे मास हैज एनर्जी। सीधे क्या हुआ, ये जो बुक थी उसी को एनर्जी दे दी। ये सब एनर्जी ट्रांसफर ही थे अल्टीमेटली, जरा ध्यान से देखोगे। जैसे पहले वाले की बात करता हूं, एक आयरन का रॉड, एक सिरा डाल दो उसका कहा आग में, और दूसरा हैंडल आप ऐसा पकड़ लो।
अब क्या होगा भाई, धीरे 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 आपका हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो रहा है आपका हाथ? क्योंकि दूसरे सिरे पे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, वो अगले पार्टिकल को, अगले पार्टिकल को, अगले पार्टिकल को पास करती गई। आयरन का शेप चेंज नहीं हुआ, मतलब आयरन के पार्टिकल्स चल के नहीं आए, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो गई। ऐसी एनर्जी को कहते हैं कंडक्शन। मतलब मीडियम के पार्टिकल्स होंगे लेकिन वो चल के कहीं नहीं जाएंगे, अपनी जगह पर स्थिर होंगे, सिर्फ एनर्जी चल के जाएगी। कंडक्शन का और एग्जांपल क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्शन जैसे ही चलनी है। दूसरा है कन्वेक्शन। मीडियम इसमें चाहिए, बिना मीडियम के, बिना हमारी ये लाइन बनाए बुक्स नहीं आ सकती थी, लेकिन हम लोग स्टेबल नहीं थे, हम लोग क्या कर रहे थे, चल रहे थे, हम लोग चक्कर लगा रहे थे भाई। तो पार्टिकल्स तो होंगे लेकिन वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे मैं अगर कहता हूं कि किसी पॉट में दूध गर्म कर रहा हूं, तो क्या होता है, नीचे जो ज्यादा गर्म दूध हो जाती है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और ऊपर वाला दूध नीचे जाना शुरू हो जाता है। बिना पार्टिकल्स के नीचे की हीट ऊपर नहीं आती। आखिर नीचे वाला दूध ऊपर आ क्यों रहा है? क्योंकि उसको पता है पैन के साइड में, नीचे की साइड में ज्यादा हीट है, और ऊपर एटमॉस्फेयर की हीट क्या है, कम है, तो नीचे से उठ के आता है ताकि अपनी हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में मिलाकर ठंडा हो सके। तो बर्नर से हीट आपके एटमॉस्फेयर तक आके मिक्स हो रहा है, लेकिन ले आने वाला कौन है भाई, पार्टिकल्स जो चल के आ रहे। आपके रॉड में भी हीट ऊपर की तरफ क्यों आई? जब आपने एक आयरन के टुकड़े को नीचे डाला था तो क्यों आई भैया? क्योंकि आपने जैसे जैसे इधर से हीट दिया, वो हीट अपने को ऊपर वाले के साथ में कंपेयर किया, पता लगा ऊपर हीट क्या है भाई, कम है, तो उसने बोला भैया ये एनर्जी ट्रांसफर करके मैं स्टेबल हो जाता हूं। तो ये हीट को ऊपर, है ना, अपनी एनर्जी कम करने के लिए। अब चलो आखिरी, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या भाई, जो एनर्जी होगी उस, वो एक मैटर होगा, वो खुद ही एक पार्टिकल होगा, एनर्जी होगी उसके पास, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। भैया एक बात सुनो ना, मैं कहता हूं मुझे किसी रिलेटिव के यहां जाना है, पहली केस, और दूसरी केस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हो, मैं गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया और मैं पहुंच गया वहां पर, है ना। क्या किया, पहला वाला क्या कंडीशन था भाई, कि भैया हमने क्या करा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया और पहुंच गए। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी, गए और आए, मैंने खुद का कैब बुक किया और गया और वापस आया, डेडिकेटेड। और तीसरी वाली कंडीशन क्या थी, भैया कोई कैब वैब नहीं, हमारे पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए वहां जाने के लिए, रिश्तेदार क्या, क्योंकि उसके आने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कैसा है भाई, तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वहां पर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। तो हमारी लाइट के केस में इन तीनों में से क्या दिख रहा है, तो हमारे लाइट के केस में यहां पर से दिख रहा है कि भैया ये एक तरीके से क्या हो गई, तो ये एक तरीके से रेडिएशन हो गई, ये एक तरीके की क्या है, रेडिएशन है, जिसके कारण ये किसमें ट्रेवल होकर के आ रही है, वैक्यूम में। अब वैक्यूम में ट्रेवल होकर के आ रही है, मतलब इसके पास मास है। मास नहीं होता तो ये वैक्यूम में ट्रेवल हो नहीं हो पाती, मास नहीं होता तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो पाती। और वेव होने का मतलब भी आपको समझ में आ गया, कैसे भाई, कि अगर एक सॉलिड के अंदर से पास होना है तो आपको वेव होना पड़ेगा। जरा देखो, ये कोई मटेरियल है, मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है, इसका ये कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसके अंदर से लाइट को पास करा, ये देखो, ये गई 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 गई, ये टकरा गई, अब ये नहीं जा पाएगी। ये लाइट बीम गई 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 गई, ये निकल गई, ये गई 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 निकल गई, ये लाइट बीम गई गई गई, ये टकरा गई तो अब नहीं निकलेगी। समझ में आ रही क्या बात? मतलब क्या भाई, ऐसे मीडियम, ऐसे सॉलिड मीडियम जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे हो कि इनके अंदर से ये वेव ऐसा होते हुए आर पार जा सके, वैसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब जैसे यहां पर जो मीडिया की बात करी ना हम लोगों ने, देखो लाइट के केस में मीडिया की जब बात होगी, लाइट के केस में किसकी, मीडियम की जब बात होगी, तो तीन तरीके के मीडियम्स अवेलेबल है। एक है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। मतलब इसके अंदर में ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो कि लाइट कैन इजीली ट्रैवल। जैसे एग्जांपल स्पैक्स के जो हमारी लेंसेस है, ये कैसा है, इसके अंदर में लाइट है ना, जो है इजीली ट्रैवल हो सकती है, इसके अंदर में लाइट को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इजीली लाइट इसके अंदर से ट्रैवल होती है, ठीक है ना। ठीक है, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या बेटा, लाइट कैन पार्शियली ट्रैवल। जैसे समटाइम्स विंडो पे हम एक ग्लास लगाते हैं जिसमें कुछ दाने दाने जैसा होता है, उससे लाइट पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली आती, कुछ रुक जाती है, कुछ ही आ पाती, ठीक है। या फिर ट्रेसिंग पेपर,
आप है ना किसी डायग्राम को, किसी ज्योमेट्री को ट्रेस करने के लिए यूज करते हो ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर। चल, ओपेक मतलब लाइट कैन नॉट बी ट्रेवल, जिससे लाइट आर पर जा ही ना सके, है ना। जैसे कंक्रीट की वॉल, वुड, ये सब कैसा भाई, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं कि लाइट आर पर जाए। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट आर पार नहीं जाती, हम ऐसा कहते हैं वो मीडिया जिससे लाइट आर पार चली जाए उसको ट्रांसपेरेंट मीडिया कह लो। ठीक है, चलो तो अब जरा लाइट की तरफ बढ़ो, तो आपको लाइट में क्या क्या चीजें समझ में आई बेटा, कि एक तरीके का रेडिएशन है जो कि कैसा है बेटा, पार्टिकल नेचर का भी है, और जो कि कैसा है, वेव नेचर का भी है। तो अब लाइट के बारे में क्या कहा जाए, तो लाइट के बारे में अब थोड़ा सा अच्छे से कहा जाए तो देखो, हम लोग इसके लिए एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहां पर बनाते हैं लाइट के लिए, जरा देखना। तो देखो, इट इज, अच्छा आपको पता है ये जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is made up by very tiny particles whose path of traveling is periodic। जब वो ट्रैवल करेगा तो कैसा ट्रैवल करेगा, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ऐसे, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। सिर्फ एक नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे इसमें, सिर्फ एक नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे। आप किसी भी जगह से कैसे भी ले चलो, चलने दो, इसमें बहुत सारे होंगे। ये सब कुछ मिलाकर के, ये सब कुछ मिलाकर के कहलाती है बेटा बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली ये इतना छोटे पार्टिकल्स हैं कि एक लाइट का पाथ देखना तो आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइट का पाथ देख सकता हूं तो वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आपको जब पाथ देखने होंगे लाइट के तो आपको मल्टीपल पार्टिकल्स के देखने पड़ेंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स के देखने पड़ेंगे। ये इतनी सी बात क्लियर हो गई, बीम ऑफ लाइट क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी एक और पॉइंट समझना, ये अल्टीमेटली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से बनी हुई एक वेव है ना। ये कैसी वेव है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ गई? तो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि भैया ये डुअल नेचर की है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और ये छोटे पार्टिकल्स जो चलते हैं, क्या लाइट है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और ये छोटे पार्टिकल्स जब चलते हैं तो इनके चलने का जो पाथ होता है ना, जिस पाथ पे चल रहे होते हैं वो पाथ पीरियोडिक होता है, वो पाथ वेव के जैसा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो जल्दी से अपडेट करिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। क्या करना है भाई, अब क्या करना है? तो देखिए, लाइट के बारे में हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन जो मिली है ना, लाइट के बारे में हमें इतनी सी जो इंफॉर्मेशन मिली है हम उसको लेकर के आगे बढ़ाते हैं, और हम जरा डिस्कस करते हैं कि अब ये लाइट चूंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब ये जो एनर्जी है ये ना तो क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हो क्या रहा है?
ठीक है, ये एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है भैया, चलिए हम एक बार बात करके आते हैं, है ना, आखिर ये कैसे बनेगी। ठीक, तो देखो लाइट को बनने के लिए एक सबसे सिंपल सी कहानी है, जरा सुनना, ये सबको पता होगी। यहां पे न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपने E1 कह दिया, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा नेम्ड एज E2। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसको बाहर से कुछ एनर्जी दे दो, यहां से क्या दे दो, एक्सटर्नल एनर्जी। जब मैंने एक्सटर्नल एनर्जी दिया तो क्या होगा जरा देखना, मैंने जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी दिया तो क्या होगा देखना, ये एक्सटर्नल एनर्जी लेकर के देखो, जैसे मैंने बोला, मैंने जो एक्सटर्नल एनर्जी दिया किसको दिया भैया, तो E2 E1 सबको ही दिया, तो मैं यहां पर E2 के लिए लिखता हूं, E2 प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। E2 में जब एक्सटर्नल एनर्जी आपने दिया तो ये E2 डैश बन गया, मान ये क्या बन गया बेटा, E2 डैश, और ये इक्विवेलेंट हो गया किसके, E3 के लिए। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, ये इक्विवेलेंट हो गया E3 के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि भैया इसको E2 को इतनी एनर्जी दे दी कि वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला गया, E3 में चला गया। ठीक है, इसके लिए एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है, जो हो सकता है कि पहले भी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको लगेगा कि सर क्या एक ही लाइन रिपीट मारते हो। अरे भैया क्या करें, समझने के लिए जरूरी पड़ जाती है ना। इधर साइड में स्क्रीन है बेटा, ये है हमारी 150 रुपए वाली स्क्रीन, ये हमारी 200 रुपए वाली सेटिंग, और ये हमारी 250 रुपए वाली सेटिंग। चलो भैया समझ में आई क्या बात। अपना स्टैंडर्ड ठहरा भैया ये 200 वाला, कौन सा वाला, 200 वाला। अब स्क्रीन दिख रही है भाई, बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, लेकिन क्या हुआ तभी है ना, अपने दोस्त की होती है एंट्री। क्या हुई, 200 रुपए की अपन ने टिकट लेकर के 200 वाली लाइन में बैठे, एक दोस्त की एंट्री हुई अपने जीवन में, और उसने क्या किया भैया, उसने अपने को भर दिया। बोले यार भाई क्या छपरीपना है यार, ये सेकंड में तू क्यों क्या के लिए बैठा है, तेरी स्टैंडर्ड सेकंड की थोड़ी है, तू एक काम कर, सुन 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 सुन, मेरे से ले, ये पकड़ 50 रुपए, ये पकड़ 50 रुपए, और है ना अब तू है ना, ये इधर में क्या है ना, ये अपना दूसरे तरीके का वो है भैया, यहाँ पे वेंडर्स खड़े हैं पहले से ही, है ना, तो बोल के 50 रुपए ले, इसके मुंह पे मार, और जाकर के 250 वाले में बैठ जा। भैया ये गया, इसके मुंह पे मारा, और जाकर के 250 वाले में बैठ गया। समझ में आ रही के बात, ये इसकी क्या थी भैया, ये 200 वाला था व्यक्ति, है ना, इससे 50 रुपए अपने दोस्त से लिया और एक्साइटेड हो गया, भैया क्या रहे वाह, अब तो अपन में 250 वाले, जाके 250 वाले में बैठ गया। अब 250 वाले में जाके बैठ तो गया, लेकिन पता है क्या पता चला, अपना अड़ोसी पड़ोसी साइड वाइड में झांक करके देखा, यार सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा, कोई पॉपकॉर्न खाने में व्यस्त है, कोई मूवी देखने में बेहतरीन तरीके से व्यस्त है, कोई और कुछ चीजें है ना ऑर्डर कर करके खाया जा रहा है, और ये भैया जैसे तैसे 200 की टिकट कटाई थी यार, 50 रुपए देकर के 250 वाले में आया था। इसको तब तक चैन नहीं पड़ती, ये जो है ना, ये तो इधर रंगा से यार बन के आया ना भैया, रंगा बिल्ला है, क्या किया, इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिला तो इसलिए भगाया था, है तो ये 200 वाली कैटेगरी ही। अब क्या करेगा, अब सुनो ना, इसको तब तक यार संपत नहीं लगती, तब तक इसको मूवी देखने में मजा नहीं आता, जब तक जो मेन एक्टर है उसके डायलॉग को 4 बार ना बोल दे, है ना, इसके अलावा डिस्क्रिप्शंस मतलब कमेंट्स पास ना करे, तब तक इसको मजा ही नहीं आता यार मूवी देखने में, फालतू फोकट की। इधर आगे बैठ गया, लोग दूर दूर बैठे 250 वाले, यार अच्छा लग भी नहीं रहा उसको, मजा ही नहीं आया उसको, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के थे, मजा ही नहीं आया, क्या करेगा। तो ये बोलता है भैया सुन 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 सुन, वो दोस्त चला गया ना, अभी ये काम करा, क्या करो, बोले भैया ये वेंडर इधर आ, ये पकड़ भैया तेरे टिकट, अल्लाह भैया दे मेरे 50 रुपए वापस कर दे। तो ये वेंडर बोलेगा भैया सुनो ना, ऐसा है ना कि आपने मेरे को ये 50 रुपए दिए थे ना, कैश रिफंड नहीं होता यार, तुमने दिए पैसे, जाओ बैठो। बोले नहीं यार, नहीं मजा नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूं अपने 200 वाले में। जैसे तैसे करके ये जो वेंडर है ये तैयार हुआ, पता है क्या पे, अच्छा चलो ठीक है भैया तुम चले जाओ, और तुमने जो 50 रुपए दिए थे उसके बदले में आप देखो 50 रुपए तो नहीं दूंगा यार, तो है ना चिप्स कुरकुरे वटेवर जो भी लेना है ले लो, रुपए नहीं मिलेंगे। ये भैया सोचा अरे यार ठीक है यार, ये 250 वाले मेरे रैंक के लोग है नहीं, तो चलो यार चलते हैं। तो ये वापस गया, वापस जाते समय
जो इसको ये 50 रुपए, जो एक्सटर्नल एनर्जी जो इसको मिली थी, जो 50 रुपए मिले थे, उसी 50 रुपए के ये क्या खरीद गया भैया, चिप्स खरीद गया, और वापस आकर के कहां बैठ गया, अपनी जगह पे। अब है, अब मजा आएगा, है ना, फालतू फुकड़ में कहां फंस गया था। क्या कुछ बात समझ में आई? यही तो यहां भी हो रहा है ना, यही यहां पर भी हो रहा है बेटा जी। आपने एक्सटर्नल एनर्जी दी, E2 ने गेन कर ली, अब भैया वो एक्साइटेड होकर चौड़े में घूम रहा है ऐसा कि भैया मैं अब E3 वाला हूं, ऐसे नहीं रुकूंगा इधर। तो बोले भाई जा 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 E3 में निकल ले। तो ये E3 में गया, है ना, यहां पे आया E2 डैश हो गया, है ना, ये क्या हो गया बेटा, ये E2 डैश हो गया। यहां पे जब ये आया, ये क्या बनेगा, ये E2 डैश हो गया। अब जब ये E2 डैश है, ध्यान से देखना, जब ये क्या है बेटा, ये है हमारा E2 डैश। अब E2 डैश है, यहां पर इसको मजा नहीं आया, ये इसकी नेटिव प्लेस नहीं है, तो ये वापस जाएगा। तो जब ये यहां से वापस जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, तो जो ये एनर्जी लेके आया था, ये एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। E2 एक्सटर्नल एनर्जी लेकर के E2 डैश में गया था, अब जब इससे वापस आएगा किसमें, E2 में, तो यहां पे क्या करेगा बेटा, यही एक्सटर्नल एनर्जी को कर देगा रिलीज। यही जो एक्सटर्नल एनर्जी थी उसको क्या कर देगा, रिलीज। मैंने बोला ना कि वापस आते समय वो चिप्स कुरकुरे खरीद ले, तो भैया ये एनर्जी को कर दिया रिलीज। जो ये रिलीज्ड एनर्जी है बेटा जी, ये जो रिलीज्ड एनर्जी है, ये एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। किसके टर्म में होती है बेटा, फोटॉन्स के टर्म में। फोटॉन्स को आप ऐसा समझ सकते हो, ये एनर्जी पैकेट है। ये क्या है, एनर्जी पैकेट, ठीक है। फोटॉन्स क्या होती है, एनर्जी पैकेट। रेस्ट मास इनका जीरो होता है, ये रुके हुए नहीं हो सकते, रेस्ट में जीरो हो जाएंगे। जो बोल रहे हैं ना कि लाइट के पास में पार्टिकल नेचर है, वो इसी के कारण होता है। आपको पता है लाइट कभी स्टैंड बाय में नहीं हो सकती, मतलब लाइट कभी रुकी हुई नहीं हो सकती। लाइट जब भी होगी चल रही होगी, लाइट जब भी होगी चल रही होगी बेटा। लाइट कभी भी रेस्ट कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या ये बात से अग्री करते हो? लाइट हमेशा आपको किस में मिलेगी बेटा, मोशन करती हुई, चलती हुई ही मिलेगी। लाइट कभी भी आपको रेस्ट में नहीं मिल सकती। रीजन इज दैट फोटोन। चलो, तो ये फोटॉन्स क्या कहलाते हैं बेटा, एनर्जी पैकेट। अगर इन एनर्जी, अब ये एनर्जी पैकेट्स जो है ना, अगर इनका वेवलेंथ, अब क्लास 9th में आप वेवलेंथ पढ़ करके आ रहे हो, तो मुझे थोड़ी सी एतराज कम होगी आपको ये टर्म लिखने में। वेवलेंथ क्या होता है बेटा, किसी वेव की दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या वैली के बीच का डिस्टेंस। ये देखो, ये यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी वेव। तो अगर इस एनर्जी पैकेट की, इस फोटॉन्स की वेवलेंथ किसके बराबर बेटा, विबग्योर के बराबर। आप बोलोगे ये क्या है भैया, ये विबग्योर, तो ये विबग्योर ही कहलाती है बेटा विजिबल लाइट बीम। यही कौन है, यही है विजिबल लाइट बीम। अगर इस फोटोन की एनर्जी, बेसिकली इसकी वेवलेंथ अगर मेरे विबग्योर के बराबर की आती है, तो ये विजिबल लाइट है। अन्यथा ये विजिबल लाइट नहीं है। अगर इससे है ना इधर मिलेगी तो ये अल्ट्रा वायलेट हो जाएगी, और रेड से ज्यादा मिलेगी तो ये इंफ्रारेड हो जाएगी। रेड से ज्यादा मिलेगी तो क्या कहलाएगी, इंफ्रारेड। रेड से ज्यादा होगी तो इंफ्रारेड, रेड से कम होगी तो अल्ट्रावायलेट। तो इससे क्या बात समझ में आती है बेटा, कि लाइट सोर्स होने के लिए जरूरी नहीं है पहले से डिसाइडेड हो, और जब लाइट होगा तो ही ये चीज चल रही होगी, नहीं। आप किसी को भी अगर एनर्जी देते हो, जैसे मान लो ये एक्सटर्नल एनर्जी मैंने दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप थोड़ी देर के लिए ट्यूबलाइट के अंदर लग गए, ट्यूबलाइट को थोड़ी देर के लिए समझो, देखो आपने क्या करी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, तो उसके अंदर के जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चले गए। जब नेक्स्ट एनर्जी लेवल में गए, वो उनका ग्राउंड स्टेट नहीं था। आपने ये रदरफोर्ड मॉडल में भी आपने वहीं से पढ़ना इसको शुरू कर दिया था कि भाई हर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ये 1 2 3 क्या था, ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या बेटा, एनर्जी लेवल। हर इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जब वो चक्कर लगा रहा होता है तब उसकी एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। आपने अलग से उसको एनर्जी दे दी, आपने उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, तो एक्सटर्नल एनर्जी पाकर के वो किधर चला गया, नेक्स्ट एनर्जी लेवल। अब नेक्स्ट एनर्जी लेवल में क्यों गया था, क्योंकि वो बायस्ड था, जबरदस्ती में गया था भैया एक्सटर्नल एनर्जी को लेकर के। अब इधर में उस सेट नहीं हो पाया तो वापस आया, वापस आते समय क्या करेगा, तो यार वो एक्सटर्नल एनर्जी तो हटानी पड़ेगी ना।
तो जब वो एक्सटर्नल एनर्जी हटाया तो किसके टर्म्स में हटेगी वो एनर्जी? फोटॉन्स के टर्म में। फोटॉन्स होती क्या बेटा? एनर्जी पैकेट, और इसकी वेवलेंथ अगर वेवगेयर के बराबर हुई विजिबल लाइट कहलाएगी, अदरवाइज एयर विजिबल लाइट नहीं कहलाएगी। तो नहीं कहलाएगी तब क्या होगा? जैसे ट्यूबलाइट में तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उसके इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गए, जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे तब उन्होंने क्या किया? अपने अंदर की एनर्जी रिलीज किया, वही रिलीज्ड एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में दिख रही है। आप बोलोगे ठीक है सर जी, तो मैंने है ना किसी और चीज को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है बेटा, यही चीज हो रही है, लेकिन वहां पर क्या दिक्कत हो रही है? तो वहां पर या तो वहां यूवी या फिर आईआर की तरफ बढ़, या फिर इसके आगे और भी होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा, अल्फा, बहुत सारे रेज। तो जरूरी नहीं है कि यूवी और यही मिलेंगे, लेकिन हाँ एक आगे और एक पीछे मैंने लिख दिया है, कोई ना कोई रेडिएशन वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई ना कोई वहां से वेव्स निकलते हुए आपको दिखेंगे, है ना, जो कि यूवी और आईआर के बियॉन्ड भी हो सकते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आपको पता है सनलाइट में ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है बेटा। इसी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है ना वो ओजोन फॉर्म करती है, इसीलिए कहते हैं कि ओजोन जो है ना हमें यूवी रेज से क्या करती है? प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्शन का मेन कारण क्या है भैया? वो उसको नहीं आपके लिए चढ़ी है कि भैया है ना मुझे तो क्या कहते हैं अर्थ पे ऐसे है ना पापी लोग हैं, इनको है ना मुझे बचाना है, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो तो इसलिए क्योंकि ओजोन का फॉर्मेशन होता है यूवी रेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को लेकर के, तो वो इस वजह से उसमें यूवी रेज खर्च हो जाती, तो नहीं आ पाती। दूसरा इंफ्रारेड जो आपके रिमोट में लगी हुई है ना, आप उसको देखते हो एक एलईडी लगी है, लेकिन जब आप प्रेस करते हो तो जलती हुई नहीं दिखती, जब आप कैमरे में देखते हो तो दिख जाती है, कैमरे में आपको दिख जाती है। तो कैमरे में क्या होता है बेटा? उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड, बेसिकली वेवलेंथ तो छोड़ दो, स्पीड उसकी बदल जाती है, जिसके कारण आप कैमरे में देख पाते हो, और रेड कलर ही दिखती है और दूसरे कलर के नहीं दिख पाते आप। तो वो है आपके आईआर, इंफ्रारेड। क्या इतनी सी बात में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई सी भी समस्या या परेशानी है? आई होप कि नहीं होनी चाहिए। तो आपको लाइट कैसे बना ये वाली बात अब समझ में आ रही है? ये यहां से चल के गया, तो बेटा ये जो फोटोन है ना इसी का मास होता है। फोटोन अपने आप में बहुत ही स्पेशल सा आइटम है भैया, ये मिलेगा 12th में, और बहुत दिमाग खराब करने वाला है। किस वे में? तो इस वे में कि यार एक ही कहानी को, उस थ्योरी को पहले कहा नहीं है, फिर कहा है, फिर कहा यार दोनों है। पहले बोला क्या वेव है, बोले ठीक है मान लिया, चलो वेव मान करके काम करने लगे। फिर बाद में बोला नहीं 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 यार, वो शुरू में कहा था ना वो न्यूटन ने कि वो कॉर्पलस होता है, बेसिकली वो छोटे पार्टिकल कॉर्पलस कहते हैं, बोले वो कॉर्पलस होता पार्टिकल नेचर है। बाद में लोग आए तो उनको मना कर दिया था, आधे लोग आए उन्होंने कहा नहीं भैया पहले सुनो, ऐसे कहानी सुनो, पहले पार्टिकल कहा गया, सबने मान लिया, सब खुश हो गए। बाद में एक आया उन्होंने कहा भाई ये पार्टिकल नहीं वेव है, तो बोले यार हाँ ठीक है आप कह रहे हो मालिक, तो ठीक है मान लिया वेव है, चलो आज से वेव है, हटाओ पार्टिकल नहीं। फिर बाद में आए है ना, तो फिर भाई फिर क्या पता चली भाई, जैसे आइंस्टाइन आए है ना, डी ब्रोगली वेव्स आई, तो तब क्या हुआ भाई? तो फिर इन्होंने कहा कि अरे सुनो ना, ऐसा नहीं यार, सुनो ना, थोड़ा सा समझौता करते हैं ना, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी। आ रही बात समझ में? तो पार्टिकल और वेव दोनों ही जब ढूंढी गई, तो इसीलिए ये फोटोन का गेम बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ में आता रहा कि फोटोन के पास में जब फोटोन को रोक के देखा गया तो भाई कुछ है ही नहीं, फोटोन क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेस्ट मास इसका 0 है। और जब वो चलने लगा तो उसमें मोमेंटम देखने को मिल जाता था। अभी पढ़ के आया हो ना क्लास 9 में, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके पास मास नहीं है, रेस्ट में है, इसके पास मास नहीं है, लेकिन जब ये चलने लगा तो इसके पास मोमेंटम मिलने लगा। बोले यार बिना मास के मोमेंटम कैसे? तो ऐसा कहा कि भैया फोटोन का रेस्ट मास 0 है, चलेगा तो मास है। तो उन्होंने तो सुनो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुनकर क्या है ना, कि मास को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन बाबा आए और इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बोला E इक्वल्स टू mc²। मतलब क्या बेटा जी? अगर किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट से लेकर के चलते हो तो उसका स्क्वायर एनर्जी के बराबर होगी। मतलब एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट ये दोनों ही कहीं ना कहीं मास को क्या कर लिया भैया? चेंज कर लिया। तो भैया पता लगा ये तो रिलेटिविटी थ्योरी निकल गई भैया, मास भी चेंज हो रहा है। ये तो पूरी कहानी बदल गई ना। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफ पहले कहते कि ऐसा नहीं होता, फिर बाद में कहते हैं सुनो ना थोड़ा सा कर लेते हैं ना, आ जाओ। तो भैया उधर जाकर के चेंज कर लिया। तो भैया ऐसा नहीं होता, समझो क्या है, आपको उसके कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। क्योंकि देखो यार फिजिकल चेंजेस है, हमारे प्रकृति में पहले से ये सब मौजूद है। हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, उसका अध्ययन करें, उसको स्टडी करें, देख रहे कि कैसे चल रहा। हम इन्वेंट तो कर नहीं रहे ना, हम चीजें बना तो रहे नहीं ना। जो बनी बनाई ऑलरेडी है इस गॉड के द्वारा, वही सारी चीजों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस इतनी सी और कहानी।
मेरी इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। तो अभी आपको लाइट के बारे में कुछ समझ में आया बेटा कि ये आपकी एक थ्योरी सही होती हुई दिख रही है कि देखो ना, ये एक्सटर्नल एनर्जी ही रिलीज हुई है ना फोटोन के फॉर्म में। ये जो फोटोन के फॉर्म में आपने रिलीज करी है, कौन है? ये एक्सटर्नल एनर्जी है ना। तो आपको क्या समझ में आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रही क्या? आपने जो एक्सटर्नल एनर्जी यहां पर दी थी, वही एनर्जी रिलीज हुई यहां पर किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म। वही एनर्जी रिलीज हुई फोटोन के फॉर्म में। मतलब आपके ट्यूबलाइट ने कोई एनर्जी नहीं ली, उसने क्या किया भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया आपके लाइट एनर्जी में। लेकिन ऑलवेज देयर बी सम लॉसेस। जैसे ट्यूबलाइट गर्म होगा, हीट होगी, तो वो कहां से आएगी? वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आएगी। ट्यूबलाइट से साउंड भी आता है, ऐसा ट्रर करके समटाइम साउंड आने लगता है, वो भी कहां से आ रही है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आ रहा है भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ट्यूबलाइट तो हमने बनाया, बात मान ली, समझ में आ गया, सब ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहे तो कुछ ना कुछ वहां पर लॉसेस होंगे। क्या होगा बेटा? वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, और वही लॉस है ना, जो वहां पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है, वही लॉस आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब 100% चेंज नहीं कर पाते। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई बेटा। इस कहानी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अब ये लाइट कैसे जनरेट हो रहा है, ये कहानी समझ में आ गई। यहां पर आपने एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में, जैसे मैंने ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी ली, वैसे ही कहीं पे आप बर्निंग कर सकते हो, है ना। किसी चीज को जलाएंगे तो भी वहां से फ्लेम निकलता है, और उस फ्लेम से आपको क्या मिलती है? वहां पे आपको लाइट एनर्जी देखने को मिलती है। तो अब तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई आपको, है ना। ये पूरी पिक्चर आपको अब क्लियर हो गई कि लाइट क्या है भाई। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो कि, है ना, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। और ये पार्टिकल्स जब ट्रैवल करते हैं तो कैसे ट्रैवल करते हैं बेटा? फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल्स करते हैं बेसिकली। तो वो फोटॉन्स का जो पाथ होता है ना, वो होता है पीरियोडिक। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी वजह से ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ये किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। आ गई बात यहां तक की समझ में, या किसी को समस्या है? आई होप आप सभी को आ गई। चलिए, तो अब थोड़ी सी और बात देखते हैं। तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन। मैं एक एक करके अभी डिस्कस करने वाला हूं कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। फिर हम बात करेंगे बेटा जी, वो है डेविएशन की। अच्छा, डेविएशन से पहले डिस्पर्जन की बात कर लेते हैं। डिस्पर्जन के बाद में हम बात करेंगे डेविएशन की। फिर हम आखिरी में यहां पर बात करेंगे स्कैटरिंग की। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है ये सब कुछ? तो ये सब कुछ लाइट के लिए ही बने। क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन, डिस्पर्जन, ये सब कैसे हो रहा है भाई? तो देखो, अगर कोई लाइट बीम बाउंस बैक हो गई, ठीक है ना, अगर कोई लाइट बीम क्या हो गई बेटा? बाउंस बैक हो गई। ठीक है, बाउंस बैक का मतलब क्या है बेटा? कि गई, टकराई और टकरा करके वापस आ गई। ठीक है, गई, टकराई और टकरा करके क्या हो गई बेटा? वापस आ गई। ये ऐसा कब होता है? क्योंकि ये पार्टिकल नेचर है। तो जब किसी ऐसे सरफेस पे पड़े, है ना, जब किसी ऐसे सरफेस पे पड़े जहां पे लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल ना कर सके, ठीक है, कैसे भाई? तो लाइट को बोला कि आपने पार्टिकल नेचर की, लाइट को आपने क्या बोला? पार्टिकल नेचर। तो एक बात समझो, आपने एक सरफेस रखा ऐसा, अब इस पे लाइट भी में ऐसा ये चल करके आई है, टकरा गई। अब टकराएगी तो क्या होगा? अब टकरा के वापस भी जाएगी भाई। आपने एक बॉल को एक पत्थर पे हिट किया, तो जैसे ही वो पत्थर पे जाएगी, पत्थर पर से टकरा के वापस भी तो आएगी। बॉल पत्थर पे टकराएगी और टकरा करके क्या होगी? वापस भी आएगी। तो बॉल का पत्थर पे जाना, टकराना और वापस आना, इसी को कहते हैं बाउंसिंग बैक, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको याद रखोगे, बाउंसिंग बैक। इसका सीधा मतलब है बाउंसिंग बैक। दूसरा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में ये एक ग्लास है, अब जब लाइट चल करके जा रही है यहां से यहां तक, तो ऊपर में चल रही है भैया एयर में, नीचे है कोई ना कोई एक दूसरा मीडियम।
तो जब एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं ऐसा कहता हूं कि एक बढ़िया स्मूथ रोड है जिसपे आपको साइकिल चलानी है, फिर बाद में कहता हूं सुनो ना उबड़ खाबड़ वाला रोड है उसमें आपको साइकिल चलानी है, तो आप बोलोगे सर स्मूथ रोड वाले में तो बड़ी शानदार तरीके से साइकिल चलाएंगे, उबड़ खाबड़ वाले में होगी दिक्कत। तो उबड़ खाबड़ वाले में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको जाना इधर चाहिए था लेकिन आप जाना इधर लगे, जाना उधर चाहिए था जाने इधर लगे। तो मतलब क्या बेटा, इसमें क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर इसको बेंडिंग ना कहते हुए ऐसा कह सकते हो शिफ्टिंग। जो शिफ्टिंग होती है इसके अंदर में जनरली देखने को मिलती है लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग मतलब देखो ये लाइट यहां से आई और ये चली, इसको जाना इधर चाहिए था जाना इधर लग गई, तो जा तो उसके पहले ले रही है ना, तो लेटरली शिफ्ट होगी, तो लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, तो डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट मीडिया रख लिया जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज प्रिज्म। सी दिस इज अ प्रिज्म, ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर फेस है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिज्म। अगर इससे व्हाइट लाइट पास करेंगे, अगर इससे क्या करना शुरू कर दे बेटा, इससे अगर व्हाइट लाइट पास करना शुरू कर दे, व्हाइट लाइट है ना, बेसिकली जो विवग्योर लिखा था उसका मतलब आपको पता है, जो विवग्योर लिखा था उसका मतलब आपको पता है, 7 कलर्स। मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखो व्हाइट लाइट अगर यहां से जाएगी तो यहां से ये स्प्लिट हो जाएगी अपने 7 बेसिक कलर्स में। क्या हो जाएगी बेटा, अपने 7 बेसिक कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। वॉयलेट VIBGYOR, ऊपर आपको रेड, यहां पे आपको ऑरेंज, फिर आपको येलो, फिर आपको ग्रीन, फिर आपको ब्लू, फिर आपको इंडिगो, एंड सबसे आखिरी में वॉयलेट। ये 7 कलर्स में आपको स्प्लिट होती हुई दिखेगी। इसी को कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब व्हाइट लाइट का अपने बेसिक 7 कलर्स में स्प्लिट अप होना ही कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मतलब स्प्लिटिंग इनटू देयर बेसिक कंपोनेंट्स, है ना। बेसिक कंपोनेंट मतलब विवग्योर की बात हो रही है। बेसिक कंपोनेंट का मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, विवग्योर की। फिर आती है हमारी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक व्हाइट लाइट को भेजोगे तो वो डिस्पर्स हो रही है, लेकिन अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की अगर लाइट जाएगी, तो सिंगल कलर की लाइट में देखो ऐसे ही मान लो ये प्रिज्म है ना, और इसमें सिंगल कलर की लाइट भेजो। चलो हमने रेड को भेजा, रेड ऐसी गई, ये गई और ये वापस नहीं, जाना इसको चाहिए था इधर, जाने लग गई ये इधर, यहां पर एंगल बनेगा, है ना, यहां पर एक एंगल बनेगा। भाई जाना तो इधर चाहिए था ना, लेकिन जाने किधर लग गई, इधर जाने लग गई। तो इसी को कहते हैं कि डेविएशन, डेविएट हो गई, अपने पाथ से भटक गई, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट। हालांकि यहां पर भी बेंडिंग होता है, यहां पर भी बेंडिंग होता है, लेकिन दोनों के बेंड होने में डिफरेंस है। ये पैरेलल बेंड होता है इसलिए लेटरल शिफ्ट कहलाता है, और यहां पर एंगल मिलता है। कैसे होगा क्या होगा हम एक चैप्टर के अंदर बात करेंगे। आखिरी जो है वो है हमारा स्कैटरिंग। आखिरी जो है वो है हमारा क्या बेटा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, तो स्कैटरिंग का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि लाइट बीम का किसी पार्टिकल से टकरा करके फैल जा। जैसे आपके अभी पास में जो ट्यूबलाइट जल रहा हो या फिर एलईडी लाइट जो जल रही है, उसकी स्क्रीन देखो, आपकी टीवी स्क्रीन जैसा नहीं है, आपके फोन की स्क्रीन जैसा नहीं है। उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो फिल्म लगी है वो एक व्हाइट कलर की फिल्म है, और व्हाइट कलर की फिल्म आर पार नहीं देख सकते। मतलब ऐसे नॉर्मली नेक्ड आई से देखोगे तो आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो जो है आपकी जो फिल्म, वो है अल्टीमेटली उसके अंदर में बहुत ही छोटे छोटे से क्रिस्टल्स भरे गए हैं, जिनका काम है कि जब लाइट बीम उसके ऊपर आएगा तो उनको क्या कर दे भाई, फैला दे। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का सीधा मतलब ऐसा भी है कि भैया लाइट बीम किसी सॉलिड पार्टिकल पे टकराएगी, और टकराने के बाद जितना पॉसिबल वेज है, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है, उन सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। इसी को हम कहते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ
लाइट। इसी को क्या कहते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट बीम का डिस्पर्स होना, ठीक है, dispersing of light after striking on particles। छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जब वो पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाए? वो स्कैटर हो जाए, वो फैल जाए, उसी को कहते हैं भाई स्कैटरिंग। इसी वजह से स्काई का कलर जो दिखता है वो ब्लू दिखता है, मॉर्निंग और इवनिंग में आपको रेडिश दिखता है, इसी के कारण होता है ये सब। क्लियर हो गई क्या इतनी सी बात? क्लियर हो गई बेटा इतनी सी बात, है ना? आई होप कहीं पर भी अब किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं है। आई होप कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। चल तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, है ना, ये सिलेबस हमें इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर क्या बेटा? लाइट जो है ना, ये लाइट, इसके अंदर में हमें अभी पहले चैप्टर में ये दो ही चीजें डिस्कस करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये वाला जो है ये नेक्स्ट चैप्टर, जो मैंने बोला था ना कि आपके पास में दो ही यूनिट है बेटा, एक नेचुरल फिनोमिना और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो नेचुरल फिनोमिना उसमें ये दो चैप्टर डिस्कस करने। इस चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है और इसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका क्या नाम है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये जो है ये वाला जो है ये क्या है बेटा? तो ये है आपकी, है ना, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम कहते हैं क्या भैया? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन में ये जो होगा ये इसको कहते हैं मिरर और उसको कहते हैं लेंस। तो हम इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर में लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले बेटा? मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर ह्यूमन आई की और नेचर में जो ये चीजें चल रही हैं, जैसे रेनबो फॉर्मेशन, स्काई का ब्लूइश दिखना, रेडिश दिखना, ठीक है, ये क्यों होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले। चलिए तो बेटा अगेन मैं आप सबको रिपीट कर दूं कि अनलॉक 20 अभी चालू है जो कि 31 तक चल रही है। अनलॉक 20 चालू है जो कि अभी 31 तक चल रही है और 31 तक में आप अनलॉक 20 का फायदा उठा सकते हैं। होता क्या बेटा इसमें? तो इसमें 20% का आपको सारी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दोनों ही सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। एंड अगर आप SK05 का कोड यूज करते हैं तो 5% का एडिशनल वहां पर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस बार क्या अलग है भाई? तो इस बार ये अलग ये है कि इसमें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। क्या? 20% ऑफ एंड अप टू 3 मंथ्स के इसमें एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। आप 12 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ्स दोनों ही तीनों ही सेगमेंट्स ले सकते, है ना। 12 मंथ मतलब 10th की कहानी, 12, 24 मंथ ले लो, 10th और 11 दोनों की कहानी, एंड 36 मंथ्स ले लो बेटा, आपकी 10th भी खत्म, 11th भी खत्म और 12th भी खत्म। तीनों ही क्लासेस की शानदार वाली, जानदार वाली, बेहतरीन वाली तैयारी हो जाएगी, है ना। तो भाई फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाओ एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 31 को यह ऑफर खत्म हो जाएगा भाई, है ना। तो ऑफर फिनिश हो जाए उसके पहले शुरू कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख के आसपास से आपके, है ना, जो बैचेस है, नए बैचेस है, वो भी अनाउंस हो चुके हैं, उनकी भी क्लासेस आनी शुरू हो सकती है। तो भैया कोई भी क्लास छूटे नहीं, इसके लिए आपको ये काम करना होगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आ जाओ बैचेस में, साथ मिलकर के धमाल करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन पे और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव पैनल है हमारा। उसमें क्या मिलता है बेटा? तो उसके अंदर में आपको डाउट्स पूछने के बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल है। कैसे वाले? तो आप उसमें अपनी फोटो क्लिक करके, जो भी आपको डाउट है आप लिखो, फोटो क्लिक करके दे दो, सीधे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसकी फोटो अपलोड कर दो, आप वॉइस कॉल के जरिए भी हमारे साथ में वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो की पूरी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से आ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। टेलीग्राम पे ये पूरे ही नोट्स अवेलेबल हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि आपको आपके पूरे बेसिक्स, बोर्ड प्लस NTSC, KVPY एंड जो आपके ओलंपियाड लेवल की तैयारी है वहां तक लेकर के जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आई है, कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।